हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसको आप उसके घटक सदिश यानी कंपोनेंट वेक्टर्स में तोड़ते हैं, तो 3D में आपका जो है फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्शन, कोसाइन और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की यानी प्रक्षेय गति। तो प्रक्षेय गति के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम एक बार समझ लें। बेसिकली अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, चाहे हम पिछले चैप्टर की बात करें चाहे इसकी बात करें, हम बात कर रहे थे गति की एक सीधी दिशा में। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक। अब क्या हुआ, एक वस्तु थी, उसको वो क्या कर रही है, गति इधर की तरफ, यानी बेसिकली उसका जो है बेस के साथ एंगल कैसा है, आपका सीधा है यानी स्ट्रेट, यानी सीधे पथ पे चल। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जब वस्तु सीधे जो है पथ पे चलती है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन कर। अब जब हम प्रक्षेय गति की बात करते हैं तो प्रक्षेय गति का अर्थ है वह गति जिसमें जो पॉइंट है वहां से वस्तु क्या कर रही है, एक एंगल में प्रोजेक्ट हो रही है या चलने लगी। अभी तक हम बात कर रहे थे जब वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, अब हम ये कह रहे हैं कि वस्तु किसी एक एंगल में चल रही है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु क्या कर रही है, एक सीधे एंगल पे चल रही है, चलना शुरू किया, इस तरीके से चलने। तो इस केस को हम प्रक्षेय गति के रूप में जानते हैं यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में जानते हैं। बेसिकली इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो सामने खड़ा है और आप उसे बॉल देना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, बॉल लेंगे और फिर उसे पे तरफ फेंकेंगे। तो जब आप क्या करते हैं, बॉल लेते हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपने बॉल लिया और अपने फ्रेंड की ओर फेंका, तो यूं फेंका, आप ऐसे फेंकेंगे ताकि वो उसकी तरफ चले। तो ये जो मोशन है, ये जो गति है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेय गति। बेसिकली आपने क्या किया, आपने बॉल को किसी एंगल से थ्रो किया है, किसी एंगल से फेंका। यहाँ पर बॉल सीधा ना जाके एक कर्व पाथ से जा रही है या पैराबोलिक पाथ से जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति है जिसमें आप किसी एंगल से चीजों को फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किसी दूसरी जगह में, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब अभी तक जब हमने बात की थी तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन की, जिसमें गति जो है एक ही एक्सिस में चेंज हो, एक ही अक्ष में चेंज हो। फिर हम प्लेन की बात कर रहे थे, प्लेन में हमने क्या बात की थी कि एक्स वाई प्लेन में जो है गति में जो है परिवर्तन आता। पर यहाँ पर क्या था, दोनों केसेस में जो गति की दिशा थी वो सीधी थी यानी स्ट्रेट। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपकी वस्तु है वो एक एंगल से जा रही होती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं, वेग में जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, दूरी में जो परिवर्तन आते हैं, वो दोनों एक्सिस में यानी दोनों अक्ष में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इसमें जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी गति है, त्वरण है, आपका जो दूरी है, सब में चेंजेस किसमें होते हैं, दो एक्सिस। वहीं जब हम प्लेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्लेन में या स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो वस्तु है वो सीधी गति में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। यहाँ पर भी हमारा जो है, जब हम प्लेन की बात कर रहे थे तो प्लेन में भी हमारा जो चेंजेस आ रहे थे वो एक्स और वाई में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मोशन था वो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी एंगल से हम वस्तु को फेंक, कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ से क्या किया, एक वस्तु को फेंका गया, किसी एंगल थीटा पे फेंका गया,
ये आपका एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे फेंका गया, अब वस्तु गई, चलने लगी, आप देख सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में क्या आ रहे हैं, परिवर्तन। चली, फिर एक ऊंचाई तक पहुंची, एक हाइट तक पहुंची जो कि क्या है, ए है। ये अधिकतम ऊंचाई थी। इसके बाद वह वस्तु नीचे गिरने लगी, ठीक है। इस पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी पड़ा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ा। चली और आगे जाकर ये बी बिंदु पर नीचे, यानी जो आपका जो बेस है या जो ग्राउंड है, ठीक है, वहां तक पहुंच। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि आप अपने फ्रेंड की ओर, अपने दोस्त की ओर क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फुटबॉल। आपने क्या किया, फुटबॉल को फर्श पे रखा, जमीन पे रखा, और फिर क्या किया, उस पर किक लगा। तो आप क्या करते हैं, फुटबॉल को जमीन पे रखते हैं, किक मारते हैं, तो किक मार के क्या होता है, फुटबॉल हवा में थोड़ा सा उठती है और फिर नीचे जो ग्राउंड है वहां पे टकरा जाए। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरीके से हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हम अब डिटेल में समझें। An object that is in flight after being thrown or projected is called a projectile. अगर हम प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल की बात करें तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, कोई एक वस्तु ली जाती है और उसको इस तरीके से फेंका जाता है कि वो कुछ टाइम के लिए फ्लाइट हो, यानी हवा में हो। Such a projected might be a football, a cricket ball, a baseball or any other object. और ऐसा जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो कोई फुटबॉल भी हो सकता है, कोई क्रिकेट की बॉल भी हो सकती है, यानी क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, बेसबॉल है, या बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं हैं, किसी को भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी थॉट of as the result of two separate simultaneously occurring component of motion. अब यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, बेसिकली प्रोजेक्टाइल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु में दो कंपोनेंट्स में मोशन हो, दो कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, मोशन हो। बेसिकली वो कंपोनेंट कौन कौन से है, एक्स और वाई में, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि जो हमारी बॉल है वो चलने लगी, गति करने लगी, ठीक है, गति करने लगी, हमने फेंकी बॉल, वो गति करने लगी, उसका जो वेग था वो क्या था, यू था, वो यू वेग से चल रही। अब ये जो यू वेग है इसको आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं या दो घटक सदिशों में तोड़ सकते हैं, यूएक्स और यूवाई। ये दोनों जो यूएक्स और यूवाई होंगे वो क्या देंगे, मिलकर यू का इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यूएक्स और यूवाई की बात करें तो यूवाई आपका इस दिशा में होगा और यूएक्स आपका इस दिशा में होगा, यूएक्स आपका इस दिशा में होगा और यूवाई आपका इस दिशा में होगा, और यू क्या है, वो इस दिशा में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यू एक्स और वाई कंपोनेंट्स में टूट रहा है, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष में इसमें परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हमने यूएक्स और यूवाई में शो। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में, घटकों में तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप यूएक्स यूवाई। इसी तरीके से आप अगर दूरी की बात करें तो वो भी दो घटकों में टूटेगी, एक आपकी एक्स अक्ष की ओर, ठीक है, जिसे आप रेंज कह लेते हैं, और दूसरा हाइट, ऊंचाई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बॉल यूं जा रही है तो उसमें चेंजेस यहाँ पर भी हो रहे हैं, एक्स अक्ष की ओर भी हो रहे हैं और वाई अक्ष की ओर भी हो रहे हैं, जिस कारण वो बॉल क्या हो रही है, उठ रही है और आगे जा रही है। तो देख सकते हैं आप कि जो जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी किसकी, आपकी वेलोसिटी की, वेग आपके दो कंपोनेंट्स में टूट रहे हैं, एक्स और वाई। इसी तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी भी दो पार्ट्स में विभक्त हो रही है, जो कि आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसे आप नॉर्मली रेंज और जो है, जब हम इसे डिराइव करेंगे तो रेंज और हाइट के रूप में हम इसकी बात।
इसके साथ साथ अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण, तो त्वरण भी आपकी जो है दो कंपोनेंट्स में टूट रहा है। एक है आपका ax और दूसरा है आपका ay। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, या जो प्रोजेक्टाइल का जो रिजल्ट है वो दो कंपोनेंट्स में टूट रहा है, दो घटकों में ब्रेक हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, one component is along horizontal direction without any acceleration and the other along the vertical direction with constant acceleration due to force of gravity। अब क्या कहा गया है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, दो कंपोनेंट है, एक एक्स के अलावा, एक एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष की तरफ, दूसरा वाई अक्ष की तरफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन का है एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो आपका 0। यानी अगर हम इस मोशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है ए। त्वरण दो घटकों में टूट सकता है, ax और ay। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो ax कितना है आपका यहाँ पे 0 है, यानी जो x अक्ष की तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वहां पे त्वरण आपका 0 है। लेकिन जब हम इसे y डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है, जब हम इसे y दिशा में या y अक्ष में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और कितना है, -g। कितना है, -g। ठीक है, एक्सेलरेशन ax की तरफ आपका 0 होगा, ay की तरफ आपका -g होगा, यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्थिर होगा, एक स्थिर वैल्यू होगी, स्थिरांक होगा, और वो क्या होगा, -g। अब g क्या है आपका, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब कोई वस्तु छालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप कहते हैं, तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी प्रक्षेप की गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिमाण के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण में ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ओएक्स दिशा में क्या होता है, त्वरण का घटक नहीं होता, यानी त्वरण का घटक 0 होता। वही अगर हम y अक्ष की बात करें या वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर कांस्टेंट होता है, और कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय जो आपका त्वरण होगा उसी के बराबर होता है। ठीक है, पर वो आप नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब इस केस में हम इक्वेशन ऑफ पाथ को डिराइव करें। ठीक है, यानी पथ का समीकरण। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ, यानी पथ का समीकरण। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो यहाँ से प्रोजेक्ट की जा रही है एक एंगल थीटा। अब वो क्या करता है, वो गति करती है, आगे जाती है, फिर इधर पे नीचे आ जाती है। ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, ये हो गई हाइट,
यानी ऊंचाई, ये आपका रेंज हो जाएगा, पास्ट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओ पॉइंट से एक वस्तु को फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, अगर हम u को इसके घटक सदिशों में तोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा ux और uy। तो ux की वैल्यू क्या होगी आपकी, u cos थीटा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये आपका बेस आएगा, अगर आप इसे ट्राइंगल बनाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो इस पे जो घटक होगा वो u cos थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cos बराबर, आपका जो cos थीटा होता है वो बराबर होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड। ठीक है, बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है, तो ये आपका बेस है। ठीक है, तो u cos थीटा। अब uy की दिशा देखी जाए तो uy की दिशा में ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है यानी जो आपका साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू जाएगी यू साइन थीटा। ठीक है, यू वाई यू साइन थीटा, यू एक्स यू कॉस। ठीक है, अब हमने एक और चीज कहा, क्या कहा कि जो एक्सेलरेशन होगा उसके दो घटक होंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन के भी दो घटक होंगे, क्या क्या होंगे, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स और ए वाई, ए एक्स क्या होगा, 0 होगा, अभी हमने डिस्कस किया। ए वाई क्या होगा, -g। ठीक है, अब ये किस दिशा में है, y दिशा में है। y दिशा में हमारा जो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन को हम किससे शो करते हैं, j कैप से, तो ये -g j कैप। ठीक है, तो a क्या है, 0 है, ए वाई आपका g -g j कैप। तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस 0 है तो y आपका रहेगा 0 प्लस -g j कैप। तो आपका नॉर्मली अगर हम बात करें तो a बराबर हो जाएगा -g j कैप। तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का त्वरण, a बराबर हो जाएगा -g j कैप। a एक्सेलरेशन, तो हमने पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, त्वरण का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है या वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं क्योंकि a बराबर होता है dv बाय dt के, तो आप लिख सकते हैं dv बाय dt बराबर -g j कैप। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये dt है, dt को हम यहाँ लेके चल जाएंगे। ठीक है, dt आपका इधर चल जाएगा, तो आपके पास आएगा dv बराबर -g j कैप dt। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड समाकलन कर देंगे इसका, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर -g, इंटीग्रेशन ऑफ -g j कैप dt। v में जो लिमिट आएगी वो u2v आएगी। ठीक है, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, v क्या है आपका अंतिम वेग। यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, u है। ठीक है, अंतिम वेग v है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, साथ साथ नोट करते रहेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dv, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। लिमिट है अगर 0 से x या x1 टू x2, लिमिट ले लेते हैं हम x1 टू x2,
तो ये इंटीग्रेशन में जो लिमिट आएगी वो x1 टू x2 आ जाएगी, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 dx बराबर x2 माइनस x1, ऐसे होता है ना, आपने इसे मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे ऐसे ही यूज करेंगे, आप नोट करेंगे, साइड में नोट करेंगे इसे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास v, लिमिट आ जाएगी u टू v बराबर माइनस जी, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। j जो है ये भी आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, टाइम लिमिट होगी 0 टू t, ठीक है। टाइम क्या होगा आपका 0 से t, समय पहला क्या है v के लिए, u के लिए समय है 0, t के v के लिए t, ठीक है। तो 0 टू t, तो ये हो जाएगा u टू v बराबर माइनस जी, j यहाँ t आ जाएगा 0 टू t, से आप लिखेंगे v माइनस u बराबर माइनस जी j कैप t माइनस 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे, साथ साथ नोट करते रहेंगे, v माइनस u बराबर माइनस जी टी जे, ठीक है। आप इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे u की वैल्यू रखें, u की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। आपने जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा है, ठीक है। आपने वेक्टर्स को एक्सपेंड करना भी सीखा है, इसको कंपोनेंट्स में लिखना भी सीखा है, ठीक है। जो हमने अभी तक जो है पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं u को, u बराबर u के घटक सदिश यानी कंपोनेंट वेक्टर्स क्या है ux और uy, ux किस दिशा में है, x दिशा में है, यानी i कैप इसकी डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन जो है या यूनिट वेक्टर जो है आई कैप है। यू वाई की दिशा किधर है, वाई पे वाई की ओर, और यहाँ पर आपका जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो आप जे कैप से शो कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर यू को बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि यू एक्स और यू वाई क्या है, कॉम्पोनेंट वेक्टर्स, घटक सदिश है यू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहेंगे आप इसे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिंस u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, तो आप यहाँ पे रख देंगे v माइनस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है, बराबर माइनस जी टी जे कैप। आई होप समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप को आप राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, जब इधर चल जाएगा तो आपके पास आ जाएगा v बराबर माइनस जी टी जे कैप प्लस यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो v आ जाएगा बराबर, पहले आप x वाला टर्म लेते हैं, तो यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप माइनस जी टी जे कैप। इसे आप लिख सकते हैं v बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी को एक साथ ले लेंगे इंटू जे कैप। तो यहाँ पर यू एक्स आपका x दिशा में है क्योंकि आई कैप से दर्शाया गया है, और यू वाई माइनस जी टी आपका y दिशा में है, y एक्सिस की दिशा में है, जिसे हमने जे कैप से दर्शाया है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये आपका क्या आ गया, v बराबर यू एक्स आई प्लस यू वाई माइनस जी टी, ठीक है, आई। अब v किसे दर्शा रहा है, वेग को, वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग के बारे में हम क्या जानते हैं, वेग को हम कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ये क्या होता है, विस्थापन की परिवर्तन की दर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं इसे, v को आप लिख सकते हैं ds अपॉन dt,
तो यहाँ पर भी हम v को ds अपॉन dt लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस, साथ साथ नोट करते रहेंगे, v बराबर ds अपॉन dt, तो आपका हो जाएगा ds अपॉन dt बराबर u x I कैप प्लस u y प्लस सॉरी माइनस जी टी जे क्या, ठीक है, ये आ जाए। अब इसको आप यहाँ ले जा लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा ds बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी इंटू जे कैप इंटू डी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, लिख देंगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स आई कैप dt को आप इधर ले लेंगे dt, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे dt को, या आप एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। यू वाई डी टी माइनस, यहाँ पे जे कैप भी आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी इंटू जे, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, टाइम आपका 0 to t हो जाएगा, s को हम ले लेते हैं 0 to x ले लीजिए या 0 to s ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम का 0 to t 0 to, ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे, पहला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ds, कहाँ से, 0 से s लिमिट है, तो 0 से s लिमिट है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर आप इंटीग्रेशन करें 0 to x dx, तो आपके पास आता है x 0 to x, या आप लिख सकते हैं x माइनस 0, ठीक है। तो जो पहला इंटीग्रेशन है इसे आप साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपका पहला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to s ds क्या जाएगा, s माइनस 0, ठीक है, s लेंगे फिर लिमिट ले लेंगे इस तरीके से, s आएगा, s की लिमिट 0 to s, ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t यू एक्स आई कैप डी टी, यू एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यू एक्स आई कैप आप बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचेगा, तो आप लिखेंगे यू एक्स आई कैप इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से प्लस, नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to t यू वाई डी टी, यू वाई को आप बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t टू टी टी, ठीक है, तो यू वाई आप बाहर ले लेंगे, आप लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, यू वाई आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t डी, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा दूं, माइनस, नेक्स्ट टर्म है जी टी, तो जी आपका बाहर हो जाए, चेंजेस किस में कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं, डी टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी आप अंदर रख दीजिए, जी आपका कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, इसे आप बाहर, ठीक है, जी आपका बाहर आ जाएगा, तो माइनस जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t टी डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, x का कर दे तो क्या आ जाता है, x लिमिट 0 to x या x माइनस 0, तो यहाँ पर भी आपका ऐसी होगा कि आपका s माइनस 0, ठीक है, लिमिट्स लगा यू एक्स आई कैप एज इट इज
टी का इंटीग्रेशन, टी आएगा 0 से टी लिमिट प्लस नेक्स्ट में यू वाई, ठीक है, यू वाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ब्रैकेट लिख लीजिए, ठीक है, यू आई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, यही लगेगा, टी आएगा 0 टू टी माइनस नेक्स्ट जी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी टी डी टी, ये है आपकी टर्म। अब हम इसे देख लेते हैं, ये आपका ये वाला था, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स डी एक्स, आपका x 0 टू एक्स एक्स माइनस 0, ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने x लिख दिया, ये आपका ऐसे, ये आपका पहले उसमें यूज हुआ। नेक्स्ट दूसरे वाले की हम बात करते हैं, तो दूसरा वाला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होता है, x अगर n है, ठीक है, x रेस्ट पर n है, तो x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसी फॉर्मूले से आपका ये आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माने तो x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, x की पावर जो 0, ठीक है, अगर x की पावर क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाता है, इसलिए आपका ये इस तरीके से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इसकी, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, ठीक है, यानी यहाँ पर n क्या है 1 है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन होगा तो x 1 प्लस 1 होगा, एक ऐड हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट लगेगी 0 टू x, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू x, लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बाय 2, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 आ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इसी तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा इसी तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे, ठीक है, माइनस जी है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये देखिए, टी की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, n है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट आ जाएगी 0 टू टी, ब्रैकेट, ठीक है, तो आपका जाएगा s माइनस 0, यानी आप s लिख सकते हैं, s बराबर u x, इसको लिख सकते हैं t माइनस 0 आई कैप प्लस u y, इसे आप लिख सकते हैं t माइनस 0 माइनस, ये आपका अलग है तो मिक्स मत कीजिएगा, ये अलग जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 टू टी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस 0 यानी t, तो यू एक्स टी आई कैप, ब्रैकेट में लिखेंगे यू वाई टी माइनस 0, तो यू वाई टी हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे लिमिट 0 टू टी है, आप इसे रख देंगे, तो आपके पास आएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, इसे आप लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई टी माइनस जी, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जे कैप भी, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा टी स्क्वायर बाय 2 इंटू जे का कैप, जे कैप भी होगा क्योंकि आपका y दिशा में, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, डिस्टेंस की।
ठीक है। अगर हम इसे फर्दर स्प्लिट करें, फर्दर तोड़े, तो ये आपका आई डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, ये आपका जे कैप डायरेक्शन में। आई कैप डायरेक्शन यानी एक्स अक्ष में, जे कैप यानी वाई अक्ष में। तो आप इसे एक्स और वाई में भी लिख सकते हैं। तो आपका जाएगा एक्स बराबर यू एक्स टी आई कैप, और वाई हो जाएगा आपका यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, कैप डायरेक्शन मत लिखिए। ये आपकी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई 2 और 3। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 2, क्या है आपका, आपका है इक्वेशन है x बराबर यू एक्स टी। तो आपकी जो t आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी x बाय यू एक्स। ठीक है, x बाय यू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 3 में रख देंगे। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग t इन 2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू रख दें, y इक्वल्स टू यू वाई टी। टी कितना है, x बाय यू एक्स माइनस जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी x बाय यू एक्स का होल स्क्वायर, और बाय 2 है तो यहाँ 1/2 बाहर लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका ऐसे। अब आप क्या करेंगे, आप क्या जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, क्या की थी कि यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा होता है, और यू वाई यू साइन थीटा। इन वैल्यूज को रख देंगे यू एक्स और यू वाई में। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू ठीक है यू वाई कितना है आपका, यू वाई है आपका यू साइन थीटा। तो आप यहाँ पे यू साइन थीटा लिख देंगे, और यू एक्स कितना है आपका यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स एज इट इज। यू एक्स कितना है, यू एक्स है आपका यू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। u बराबर यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, और क्या है आपके पास x है, तो x को इधर रख लीजिए, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू से यू कैंसिल हो जाएगा। अब सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, तो ये हो जाएगा u बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फाइनल जो है इक्वेशन आ गई है पास। ठीक है, ये आपका y है, यहाँ ये आपका y। ठीक है, ये y है, तो आपकी y की वैल्यू आ गई एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई पास, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये जाना, के कॉन्सेप्ट को देखा, साथ ही साथ यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ पाथ को डिराइव। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसे रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।